हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्ती। अ प्लेस विच इज़ जनरली सेटल्ड एज परमानेंटली इज कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, रूरल अर्बन डाइकोटमी यानी ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन, यानी कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में ये बटी हुई होती हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज़ रूरल सेटलमेंट एंड दिस इज़ अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसको ग्राम कहें और किसको नगर, इस पर कोई भी मत एक नहीं है। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, लेकिन अब विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गांव में रहना पसंद करते हैं। इसलिए ग्रामों और शहरों में आधारभूत अंतर ये होता है कि नगरों या शहरों में रहने वाले लोग सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं और गांव में रहने वाले लोग बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सब अर्बनाइजेशन यानी कि उपनगरीकरण, it is a new trend of people moving away from congested urban areas to cleaner areas outside the city in search of a better quality of living. Important suburbs develop around major cities and every day thousands of people commute from their homes in the suburbs to their workplaces in the city. ये एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर आते जाते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया। The Census of India 1991 defines urban settlement as all places which have municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee and have a minimum population of 5,000 persons. At least 75% of male workers are engaged in non-agricultural pursuits and a density of population of at least 400 persons per square kilometer are urban. अगर हम 1991 की भारतीय जनगणना की बात करते हैं तो इसमें नगरीय बस्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, कम से कम 5,000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थान को हम नगरीय बस्ती कहेंगे। Types and patterns of settlements. You can see on the basis of their shape and pattern. Rural settlement are divided into two parts: compact or nucleated settlements and dispersed settlement. कॉम्पैक्ट यानी सहंत बस्ती, डिस्पर्स्ड यानी कि प्रकीर्ण बस्ती। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, जो सहंत बस्ती है, ये उस प्रकार की बस्तियां होती हैं जिनमें घर बहुत एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। ये नदी घाटियों में बसी हुई होती हैं। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है और उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डिस्पर्स सेटलमेंट है, प्रकीर्ण बस्ती, इन बस्तियों में मकान आप देख सकते हैं दूर दूर होते हैं और प्राय खेतों के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल या बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। सेटलमेंट, ग्रामीण बस्ती, मोस्टली क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड, ये सबसे निकटता से और प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंध रखते हैं। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे हैं, डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, साइज इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। रूरल सेटलमेंट, वो कारक जो ग्रामीण बस्तियों को बसने में प्रभावित करते हैं, सबसे पहला है वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियां, झीलें, झरनों इत्यादियों के पास होती हैं। लैंड, मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहां की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो।
अपलैंड्स उच्च भूमि के क्षेत्र। मानव ने अपने अधिवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके और मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। बिल्डिंग मटेरियल, गृह निर्माण सामग्री। मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। डिफेंस, सुरक्षा। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों और द्वीपों पर बसाया जाता है। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं और भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं। प्लान्ड सेटलमेंट्स, नियोजित बस्तियां। दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़। ये ऐसी भूमियों पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड राजस्थान कैनाल इन इंडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लान सेटलमेंट्स। इथियोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना और भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। सेटलमेंट पैटर्न, ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेटिंग, यानी कि विन्यास के आधार पर। विन्यास के यानी कि सेटिंग्स के आधार पर ये प्लेन विलेज, मैदानी ग्राम, प्लेट्यू विलेज, पठारी ग्राम, कोस्टल विलेजेस, तटीय ग्राम, फॉरेस्ट विलेजेस, वन ग्राम और डेजर्ट विलेजेस आपके मरुस्थलीय ग्राम। Another is based on functions like farming villages, कृषि ग्राम, fishermen villages, मछुआरों के ग्राम, lumberjack villages, लकड़हारों के ग्राम और pastoral villages यानी कि पशुपालक ग्राम। Rural settlement pattern on the based on shapes, linear, rectangular, circular, star-shaped, T-shaped, double villages and cross-shaped village। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं लीनियर सेटलमेंट यानी कि रेखीय बस्ती। रेखीय बस्ती यानी ये उस प्रकार की बस्तियाँ होती हैं जो भी सड़कों के, रेल लाइनों के, नदियों के, घाटी के किनारे या फिर तटबंधों पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न, आयताकार प्रतिरूप। Such patterns of rural settlements are found in plain areas or wide intermountain valleys. The roads are rectangular and cut each other or at right angles. आप देख सकते हैं सर्कुलर पैटर्न, वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव झीलों और तालाबों आदि क्षेत्र के चारों ओर बस्तियां बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। स्टार शेप्ड पैटर्न, तारे के आकार का प्रतिरूप, जहां कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहां तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। टी शेप्ड बस्तियां, टी शेप्ड सेटलमेंट वहां होता है जहां सड़क तिराहे पर यानी कि जो ट्रायंगुलर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर ये विकसित होती हैं। वाई शेप्ड आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस शेप्ड सेटलमेंट्स वहाँ होता है जो चौराहे से शुरू होते हैं जहाँ चौराहे से चारों दिशाओं में बसाव शुरू हो जाता है, यानी कि दोहरे ग्राम। दे आर दो सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द रूरल पीपल like lack of infrastructure, supply of water, road facilities, waterborne diseases, drought and flood, absence of toilet and garbage disposal, lack of ventilation and lack of health facilities and education. Rural settlement, we will talk about the urban settlements. Rapid urban growth, तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पहले तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थीं। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इज लंदन। इट इज 1 million अराउंड इन AD 1810. By 1982, approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population.
Presently, 48% of the world's population lives in urban settlements. Definition of urban settlements. The definition of urban areas varies from one country to another. Some of the common bases of classification are size of population. साइज ऑफ पॉपुलेशन नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए ज़्यादातर देशों ने इस मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500 है, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000 है, यूएसए थाईलैंड में 2500 है, भारत में 5000 और जापान में 30,000 है। कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों ने अलग अलग हिसाब से नगरों को परिभाषित करने के लिए अपने अनुसार परिभाषाओं का गठन किया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहते हैं जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी कि प्रशासनिक ढांचे का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी प्रकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ पे नगर पालिका है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि छावनी बोर्ड है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित है। लोकेशन, स्थिति, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश शहर की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्ता नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती है। नगरों को उनके कार्य के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी हमें कई तरीके के फंक्शंस देखने को आते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि पुराने समय में प्राचीन काल में कौन कौन से कार्य नगरों में होते थे। द अर्लीस्ट टाउन फंक्शंस, अर्लीस्ट टाउन फंक्शंस में हमारा आता है प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा और धार्मिक महत्व, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। एंड न्यू फंक्शंस, रिक्रिएशनल, रेसिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम आज की बात करते हैं तो जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय और सबसे नया है इसमें हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। वैसे तो नगरों में बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन हमने उन मुख्य कार्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टाउन्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाउन्स एंड कल्चरल टाउन्स। प्रशासनिक नगर, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर और सांस्कृतिक नगर। प्रशासनिक नगर, राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। कृषि, बाजार, कस्बे जैसे विनिपेग और कैंसस सिटी, बैंकिंग एंड वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर और सेंट लुइस और ट्रांसपोर्टेशन के सेंटर जैसे लाहौर, बगदाद और आगरा, ये प्रमुख व्यापारिक यानी कि हमारे ट्रेड टाउन्स हैं। कल्चरल टाउन, सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थान जैसे जेरूशलम, मक्का, जगन्नाथपुरी और बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। आकृति के आधार पर अगर हम नगरों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे लीनियर, स्क्वायर और क्रेसेंट। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला और भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। Addis Ababa, it is a capital of Ethiopia. Its meaning is Addis means new and Ababa means flower. It's a new city which was established in 1878. Its location is on a hill valley. The routes radiate from the government headquarters Piazza, Arat and Amis Kilo roundabouts. Maracatu, it is supposed to be the largest market. It is a multi-factory university It has a medical college, educational center, and it is also the terminal stations for the Djibouti, Addis Ababa rail route and new airport Bole. ये अमेरिकन एक आर्किटेक्चर वॉल्टर बर्सली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई थी।
भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस गार्डन सिटी यानी कि उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। इसके 5 मेन सेंटर्स हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं और बहुत सारे पार्क्स और गार्डन्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ towns on the basis of their size and facilities available on that place. Town. In large villages, manufacturing, retail, wholesale, professional services. नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर नगर और गांव में विद्यमान विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष कार्य जैसे कि निर्माण, खुदरा और थोक व्यापार और व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। सिटी, इट इज़ अ लीडिंग टाउन, ग्रेटर नंबर ऑफ फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट टर्मिनस, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। कॉन्युर्बेशन यानी कि सन्नगर। दिस टर्म इज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय पैट्रिक गिजेस इन 1915, मर्जिंग नंबर ऑफ टाउन सिटीज, फॉर एग्जाम्पल लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो। इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक ग्रिडिश ने 1915 में किया। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज मेगालोपोलिस यानी कि विश्व नगरी। ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ है विशाल नगर। इसका सबसे पहले 1957 में जीन गॉटमेट ने इसका यूज़ किया। ये बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी या मेगालोपोलिस का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। मिलियन सिटी या फिर मेगा सिटी। विश्व में मेगा सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस कैटेगरी में आया था। इसके बाद लंदन के बाद पेरिस, न्यूयॉर्क और भी कई शहर इसमें आए, इस कैटेगरी में आए। 1975 में इनकी संख्या 160 थी जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई। Population more than 10 million. New York is the first to attain the status in 1950 with population 12.5 million. And New York is the first mega city. इस समय पूरे विश्व में 25 मेगा सिटीज़ हैं। There are 25 मेगा सिटीज़ at present. इस तरह से हमने देखा था कि ग्रामीण बस्तियों की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसी तरीके से विकासशील देशों में भी जो बस्तियां हैं उनकी कई तरीके की समस्याएं हैं। Problems of human settlements in developing countries like unsustainable concentration of population, congested housing and streets, lack of drinking water, lack of electricity, sewage disposable, health and education facilities, lack of transport facilities, health and education facilities, water and air pollution are the main problems of developing countries. Settlement of human settlements in developing countries. Problems of urban settlements. There are 3 types of problems they are facing by urban settlements. Economic problems, आर्थिक समस्याएं, सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं। हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, पुअर ऑफ सेमी-स्किल्ड लेबर, सैचुरेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। विशाल प्रवासी जनसंख्या के कारण रोजगार के घटते अवसर हैं। जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अनबैलेंस सेक्स रेशियो, social ills, insufficient financial resources, lack of basic needs. Environmental problems. विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, बल्कि जल और सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है।
So it is very difficult to dispose of a huge quantity of water and all types of waste material. Difficult to provide the minimum required quantity of potable water and water for domestic and industrial uses. And improper sewage system, अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती हैं। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में ऊष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। समान संसाधन और मनुष्यों के संचलन के द्वारा शहर, नगर और ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उसके अनुपूरक योगदान और संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अर्बन एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको अपना करके जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंग शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि, प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि को उपलब्ध करवाना, इम्प्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, महिलाओं की मूलभूत सेवाओं और राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार, अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़, ऊर्जा उपयोग और वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत बनाना, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कम करना। ये स्ट्रेटजी अपना करके हम अपने नगरों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।